हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम फॉर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। हैलोजन डेरिवेटिव्स हम देख रहे हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स में हम लोग पहुंच गए थे कहाँ तक, याद होगा आपको। सैंडमेयर रिएक्शन हमने कंप्लीट की थी लास्ट वाली, जिसमें हमने फ्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन है, उनका प्रिपरेशन देखा है। सैंडमेयर रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज सैंडमेयर रिएक्शन में एक सिर्फ स्टेप आपको कॉमन रखनी है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे एनिलीन जो है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन एनिलीन जो है, एनिलीन से आप बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन करते हो। दैट बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ क्यूप्रस सॉल्ट Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन होगी तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। Cu2Br2 के साथ रिएक्शन होगी तो ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। एंड Ki के साथ रिएक्शन होगी, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगी तो फॉर्मेशन होगा आयोडोबेंजीन का। ये पार्ट हमने देखा था बिकॉज जैसे ही हमने हेलोजिनेशन का पार्ट देखा है एक्चुअल में, या मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखे हैं अल्काइल हैलाइड्स के या अराइल हैलाइड्स के, उसमें कहीं भी आयोडीन के डेरिवेटिव्स को प्रिपेयर करना ये बहुत आसान नहीं होता। ठीक है, बीच में एक मैंने आपको असाइनमेंट भी दी है, उस असाइनमेंट में एक क्वेश्चन भी उन्होंने पूछा है। ठीक है, कि अगर आयोडीनेशन आपको करना है तो आयोडीनेशन ऑफ अल्केन का पूछा है एक्चुअल में। आयोडीनेशन ऑफ अल्केन अगर आपको वहाँ पे करना है तो आयोडीनेशन करते वक्त आपको बेसिकली आयोडिक एसिड जो है HiO4 या HNO3 को ऐड करना चाहिए। ऐसे क्यों करना चाहिए ये मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि जब आयोडीनेशन ऑफ अल्केन आप करते हो सकता है नहीं होता है, ये बात बिल्कुल नहीं है। आयोडीनेशन अल्केन का हो सकता है, बट अल्केन का आयोडीनेशन जब आप करते हो तो आपको क्या ऐड करना है, वहाँ पे HiO3 रिएक्टेंट में आपको ऐड करना पड़ेगा। वाई इट इज़ सो, जब आप रिएक्शन देखते हो कि सपोज़ मैंने अल्केन लिया है, मीथेन लिया है, मीथेन की रिएक्शन हो रही है I2 के साथ, मतलब आयोडीन के साथ रिएक्शन हो रही है, और वो रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट में एक क्या मिलेगा, अल्काइल आयोडाइड तो मिलता ही है, प्लस उसके साथ साथ HI भी मिलता है। बट वो जो HI फॉर्म होता है ना, इट क्रिएट्स अ मैनी प्रॉब्लम। सो HI जो वहाँ पे फॉर्म होगा वो HI हमें वहाँ पे नहीं चाहिए बिकॉज HI एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या करता है, जो आपका अल्काइल हलाइड, अल्काइल आयोडाइड फॉर्म हुआ है ना प्रोडक्ट में, मेन प्रोडक्ट जो आपका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था, उसको फिर से वो अल्केन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। सो द रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। आयोडीनेशन ऑफ अल्केन की रिएक्शन वहाँ पे रिवर्सिबल होती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ HI प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन द आयोडीनेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, सो ये HI को आपको क्या करना है, वहाँ पे रिमूव करना है। HI वहाँ पे नहीं चाहिए बिकॉज HI की वजह से ही ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि रिएक्शन का जो भी इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट होने की वजह से वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। ये ना हो इसलिए रिएक्टेंट्स में आपको HiO4 वहाँ पे डालना होगा। HiO4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, बट इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो वो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वहाँ पे एक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, HI जो प्रोड्यूस्ड हुआ है एज अ बाय प्रोडक्ट, उसको वो वहाँ पे क्या करेगा, फिर से कन्वर्ट करेगा आयोडीन में, और वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे रिमूव हो जाएगा। सो बेसिकली HI को ऑक्सीडाइज करना और HI से फिर से आयोडीन फॉर्म करना, ये काम वहाँ पे हो रहा है HiO4 का। सो इसलिए हम ये बोलते हैं कि आयोडीनेशन ऑफ अल्केन जो होता है, वो अल्केन का आयोडीनेशन होते वक्त वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे HiO4 का प्रेजेंस होना चाहिए रिएक्टेंट में, या तो फिर आप HNO3 भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इट इज़ डिस्कशन यही था कि यह मैंने डिस्कस किया था, बट ये क्वेश्चन मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ बार बार, बिकॉज ये सारे मेथड्स जो हमने देखे हैं उसमें आयोडीनेशन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। ठीक है, सो आयोडोबेंजीन तैयार करना या आयोडीन के अल्काइल हलाइड के डेरिवेटिव्स तैयार करना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट सैंडमेयर रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन थी कि वहाँ पे झट से वहाँ पे आयोडोबेंजीन का प्रिपरेशन हो गया। एरोमेटिक ही वहाँ पे हलाइड्स का फॉर्मेशन होगा, अराइल हलाइड्स का ही फॉर्मेशन होगा। आप सैंडमेयर रिएक्शन को दूसरी जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते। नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स के जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उस पर हमें अब डिस्कशन करना होगा। अब आप बोले कि ये जो भी टॉपिक यहाँ पे दिया है वो तो हम पढ़ लेंगे, टेक्स्ट बुक से पढ़ लेंगे, टेक्स्ट बुक से पढ़ने के बाद तो वही हमें ध्यान में रखना है। एक्चुअल में क्या है, ये अगर
मैं आपको समझा दूंगी तो ध्यान में आपके बहुत अच्छे से रहेगा, बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड जो होते हैं उस पर क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, और वो क्वेश्चंस का आंसर देना फिर वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हमें हमारी बढ़ा देता है। सो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर लूँगी आपके साथ। नो डाउट जो पॉइंट्स आपको लिखने हैं, आपको ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ये चीज़ हमें लिखनी चाहिए, वो आप लिख लेना, बट यहाँ पे मैंने क्यों लिखा नहीं है, बिकॉज टेक्स्ट बुक में वो बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। अगर जो नहीं होगा वो लेक्चर के थ्रू वहाँ पे आ भी जाएगा तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली अगर आप देखो तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है ठीक है, तो आपको वो ध्यान देना है बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी पे। दो पॉइंट्स आपको डिस्कस करने हैं, एक तो यहाँ पे सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड और दूसरा है सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये दो पॉइंट्स को हमें डिस्कस करना होगा। सबसे पहले तो अल्काइल हैलाइड की हम बात कर रहे हैं, तो अल्काइल हैलाइड की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान इसके ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, हैलोजन के ऊपर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में वेदर इट में भी मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, डजेंट मैटर, कार्बन से ही तो लिंक होने वाला है। तो यहाँ पे चेंज मिल रहा है आपको, हैलोजन्स में आपको क्या मिलता है, वहाँ पे चेंज मिलता है, और हैलोजन्स में जैसे चेंज मिलेगा अकॉर्डिंगली बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्यूबिलिटी जो है वो भी क्या होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके बारे में बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। 17 ग्रुप एलिमेंट्स है, यहाँ तक ही हम कंसिडर करेंगे, एसिटाइन को हम कंसिडर नहीं करते। सो यहाँ अगर आप देखो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है ऊपर से लेके नीचे तक अगर आप देखो तो यहाँ पे जो एटॉमिक साइज़ का पार्ट है, ठीक है, एटॉमिक साइज़ क्या हो रही है वहाँ पे ऊपर से लेके नीचे तक अगर आप देखो तो एटॉमिक साइज़ जो है वो वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रही है। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि फ्लोरीन जो है ना वो इतना छोटा सा है, छोटा सा वहाँ पे एटम होता है, बट इफ़ यू कंसिडर आयोडीन, आयोडीन को अगर आप कंसिडर करो तो बहुत बड़ा है वो, आयोडीन जो है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। सो यहाँ पे एक्चुअल सेंस में अगर अल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करते हैं तो हमें CF, CCl, CBr एंड CI ये जो बॉन्ड है उनके बारे में पहले डिस्कस करना पड़ेगा। मीन्स नेचर ऑफ CX बॉन्ड जो है, नेचर जो होता है CX बॉन्ड का वो पहले हमें जानना होगा, और वो बॉन्ड का नेचर जानने के बाद ही आप मूव कर सकते हो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पे। फिर आप बॉइलिंग पॉइंट, सोल्यूबिलिटी इनको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, और अदर वो ध्यान में आपके रहेगा। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रट लो, वहाँ पे रिवाइज़ करो 10 बार, वो देखो इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो कार्बन जो है वो कार्बन से ही तो यहाँ पे लिंक हो रहा है, कार्बन है यहाँ पे आपको पता है कि कार्बन जो है जो भी आपका एटॉमिक नंबर है 6, 7s2, 2s2, 2p2 वहाँ पे हम लेते हैं, तो यहाँ पे जो भी ऑर्बिटल होगा वो कार्बन का ऑर्बिटल लिखा है। बट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में देखो, फ्लोरीन जो है सपोज़ यहाँ पे फ्लोरीन लिया, यहाँ पे ब्रोमीन लिया, यहाँ पे क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया है, और यहाँ पे आयोडीन, मतलब अगर आप यहाँ पे बात करो तो इनके बीच में जो भी सिमिलैरिटी है वो कार्बन की ही है, कार्बन से रिस्पेक्टिव हैलोजन क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। जो चेंज मिलेगा आपको वो किसकी वजह से मिलेगा, कार्बन की वजह से नहीं मिलेगा, वो चेंज आपको हैलोजन के एटॉमिक साइज़ की वजह से मिलेगा, ठीक है। सो आप थोड़ा सा यहाँ पे अब ध्यान दो, ठीक है, कि यहाँ पे उन्होंने दिया है कि यहाँ का जो ऑर्बिटल होगा वो 2pz ऑर्बिटल होता है, ये 3pz वाला ऑर्बिटल कार्बन के साथ अटैच होता है, यहाँ पे 4pz वाला ऑर्बिटल है, और यहाँ पे 5pz वाला ऑर्बिटल है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज इट इज़ गिवन इन लास्ट ईयर्स बुक, ठीक है। लास्ट ईयर का जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें उन्होंने ये पूरा दे के रखा है कि अगर कार्बन का जो 2p वाला है वहाँ पे ऑर्बिटल, वो यहाँ पे फ्लोरीन के 2p के साथ ही क्या हो रहा है,
वहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, मतलब ओवरलैप हो रहा है। इसका 2p है तो ये 3p z के साथ हो रहा है, इसका 2p है तो ये 4p z के साथ हो रहा है, ये 2p है तो ये 5p z के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन टू फ्लोरीन ये जो बॉन्ड है ना बच्चों, कार्बन टू फ्लोरीन ये जो बॉन्ड है ये काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, प्लीज़ अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे क्यों ऐसा है, देखो कार्बन का जो भी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, अब यहाँ पे है 1s2, यहाँ पे 2s2, यहाँ पे है 2p2, 6, ठीक है, मतलब यहाँ पे 2p वाला ही ऑर्बिटल जो होगा कार्बन का वो इसके साथ रिएक्ट होगा। 2 and 2 मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वहाँ पे क्या है, सेम है। ठीक है, तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वहाँ पे सेम होता है और उस तरीके के ऑर्बिटल जब ओवरलैप होते हैं तो उनका ओवरलैप काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, मतलब वो पर्टिकुलर ऑर्बिटल एक दूसरे से काफ़ी अच्छे से क्या हो सकते हैं, एक दूसरे में काफ़ी अच्छे से डिफ्यूज़ हो सकते हैं, एक दूसरे में काफ़ी अच्छे से ओवरलैप हो सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने आपको कहा है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, अब CCl में क्या हो रहा है, ये तो 2p ही रहेगा, बट ये लास्ट वाला ऑर्बिटल ये बन जाता है 3pz, बिकॉज 17 है एटॉमिक नंबर, अगर क्लोरीन का देखो तो वो 17 है। तो ऐसे ही नीचे नीचे हम जैसे जाएंगे तो लास्ट वाला जो ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहा है उनके बारे में मैंने सिर्फ यहाँ लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट द थिंग इज़ कि आपको समझना चाहिए कि वाई CF बॉन्ड इज़ अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, मतलब वो बॉन्ड क्यों इतना स्ट्रॉन्ग होता है और CI बॉन्ड जो है वो इतना वहाँ पे वीक बॉन्ड क्यों होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो CF और CI की अगर कंपैरिजन करो तो ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग और वीक है, ये हम किसके बेसिस पे और एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये जो है ना हैलोजन्स की साइज़ जो है, हैलोजन की साइज़ के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल एक्चुअल में। ठीक है, सो अगर हम देखें यहाँ पे कार्बन है, कार्बन और फ्लोरीन है, उनकी साइज़ लगभग हम बोल सकते हैं कि नियर अबाउट सेम है, सेम नहीं बोल सकते बट नियर अबाउट सेम है। तो वो साइज़ से ये दोनों भी ऑर्बिटल वहाँ पे डिफ्यूज़ हो गए। अब अगर आप नीचे जाते हो CCl के फॉर्मेशन में, कार्बन टू क्लोरीन का बॉन्ड जो है उसके फॉर्मेशन में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ अल्काइल ग्रुप, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट कार्बन टू X बॉन्ड, कार्बन टू हैलोजन बॉन्ड। तो कार्बन का ये जो है ये तो वैसे ही रहेगा, ये थोड़ी ना बड़ा होगा, Cl के साथ ओवरलैप हो रहा है तो कार्बन जो है वो ऑर्बिटल बड़ा कर देगा, ऐसा नहीं होता। कार्बन का वही के वही रहेगा, उतनी ही साइज़ में रहेगा। क्लोरीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, दोनों के बीच में क्या बढ़ जाता है, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाता है। ये जो डिस्टेंस है ये दोनों के बीच में बढ़ता जाएगा। अब अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो Br में तो बहुत ही डिस्टेंस बढ़ेगा, कार्बन इतना सा है, Br जो देखो वो इतना बड़ा है, तो इनका सेंटर कार्बन का और Br का सेंटर इनके बीच में भी डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और कार्बन टू आयोडीन में तो काफ़ी डिस्टेंस बढ़ेगा, बिकॉज आयोडीन की साइज़ बहुत लार्ज होती है, बहुत बड़ा होता है वो। ठीक है, सो उस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनके बीच में अगर आप देखो CF, CCl, CBr, CI, इनके बॉन्ड लेंथ जो होते हैं, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें, बॉन्ड लेंथ क्या होते जाते हैं, बॉन्ड लेंथ मतलब क्या है पता होना चाहिए आपको। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है, जब अगर दो एटम्स वहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, बॉन्ड बना रहे, तो उनका जो भी एक जैसे हम सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं, न्यूक्लियस जो होता है वहाँ पे सेंट्रल पॉइंट से दूसरे सेंट्रल पॉइंट तक जो भी एक वहाँ पे डिस्टेंस होगा उसे बॉन्ड लेंथ कहा जाएगा। बॉन्ड लेंथ बताना ये यहाँ की बात नहीं है, बॉन्ड लेंथ क्या है ये पता होना चाहिए। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। बॉन्ड लेंथ अब क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, CF से लेके CI तक बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है, इट इज़ बिकॉज हैलोजन जो है ना वो हैलोजन की साइज़ बढ़ती जा रही है। कार्बन की साइज़ वहाँ पे फिक्स्ड है बट हैलोजन की साइज़ बढ़ती जा रही है, इसलिए वो न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस कार्बन के न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर जा रहा है। सेंट्रल पॉइंट जो होता है वो सेंट्रल पॉइंट कार्बन के सेंट्रल पॉइंट से थोड़ा दूर जा रहा है, इसलिए बॉन्ड लेंथ विल इंक्रीज़। बॉन्ड लेंथ वहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, इट मीन्स दैट
बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी, मतलब दोनों एटम्स आपस में बिल्कुल वहाँ पे कनेक्ट रहना, ये जो होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ, कितनी स्ट्रेंथ है, वो जो बॉन्ड है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो बॉन्ड कब टूटेगा या कब वो बॉन्ड हम तोड़ सकते हैं, ये जो मेजर हम लगाते हैं ना, ये मेजर हम लगाते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ से। बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि इट इज़ नथिंग बट अट्रैक्शन, और यू कैन से इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू कंबाइनिंग एटम्स। दो कंबाइनिंग एटम्स के बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स है वो आपको देता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का मेजर। सो ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है यहाँ पे, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है कार्बन टू फ्लोरीन टू कार्बन टू आई, बॉन्ड स्ट्रेंथ वहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, अब आप बोलोगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे डिक्रीज़ हो रही है मैडम, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब ये है कि सपोज़ मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, मैंने अगर आपको ऐसे बोला कि कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड है और कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड जो है वो जल्दी से टूटेगा, ठीक है, क्या आप मेजर करने वाले हो उसमें आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे ही आंसर देना होगा। अगर मैंने ये कहा कि कार्बन टू फ्लोरीन दोनों भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरलैप्ड ऑर्बिटल, बहुत काफ़ी अच्छे से ओवरलैप है उनका, तो वो दोनों एक दूसरे से जल्दी वहाँ पे सेपरेट नहीं होने वाले, कार्बन और फ्लोरीन एक दूसरे से सेपरेट नहीं होने वाले, ठीक है। बट यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, मोर, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जैसे ही आप कार्बन टू आयोडीन में जाते हो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, वहाँ पे कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। बिकॉज अगर आप देखो, अगर मैंने आपको कहा कि सपोज़ यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे फ्लोरीन है, ठीक है, दोनों की साइज़ जो है वो लगभग सेम है, तो इतने तो पास में है दोनों, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को जल्दी से क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, एक दोनों मतलब उनको तोड़ने के लिए, कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगेगी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि कार्बन टू फ्लोरीन का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, ठीक है। बट अगर कार्बन है यहाँ पे और यहाँ पे इतना बड़ा आपका आयोडीन है, तो न्यूक्लियस तो दूर दूर चले गए, ठीक है, वो सेंट्रल पॉइंट तो दूर दूर चला गया, तो उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, तो डिस्टेंस जैसे ही बढ़ जाता है तो इट इज़ वेरी ईजियर फॉर अस टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर बॉन्ड, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जल्दी ही ब्रेक कर सकते हैं कार्बन टू आयोडीन के केस में, बिकॉज आयोडीन बहुत बड़ा है और कार्बन छोटा सा है, और उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है कार्बन और आयोडीन के बीच में, बॉन्ड फॉर्म है बट डिस्टेंस तो होगा, डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस किसकी वजह से है, आयोडीन बड़ा है इसलिए कार्बन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड फॉर्म होने के बाद भी ज़्यादा डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका जो भी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो एकदम से वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब ये जो दो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो रही है बट बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ से वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। मतलब क्या, बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ अगर कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। हमेशा कंपैरिजन करो कार्बन टू फ्लोरीन एंड कार्बन टू आयोडीन, बिकॉज क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो इट इज़ ओवरऑल अबाउट नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का जो नेचर है वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इतना सारा बोलने के बाद, ठीक है, कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि अल्केन्स और अगर अल्काइल हलाइड इनकी आपने कंपैरिजन की, तो अल्केन्स और अल्काइल हलाइड्स की कंपैरिजन करने में क्या वहाँ पे आपका एक लास्ट में अगर आप बोलो तो एक कंक्लूसिव पार्ट क्या निकला है आपका, अल्केन्स और अल्काइल हलाइड्स में अगर आप कंपैरिजन करो, चलो अल्केन को छोड़ दो, अल्काइल हलाइड्स को हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे मतलब कंसिडर करते हैं। अल्काइल हलाइड्स जो होते हैं ना बच्चों, अल्काइल हलाइड्स एक्चुअल में हम ये बोल सकते हैं कि कंसिडरेबली वो पोलर बॉन्ड वहाँ पे दिखाते हैं।
मैंने पहले भी आपको कहा था अल्काइल हलाइड्स जो होते हैं वो पोलर है, वहाँ पे पोलर कंपाउंड्स वो माने जाते हैं। अब क्यों पोलर कंपाउंड है? कार्बन टू एक्स बॉन्ड वहाँ पे होगा। कार्बन टू एक्स बॉन्ड, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो, कार्बन और हेलोजन, एक्स मतलब क्या है? एनी ऑफ हेलोजन, ठीक है, एनी ऑफ हेलोजन, कार्बन टू हेलोजन यहाँ पे होगा। तो एक्स जो होगा वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ये जो एक्स है, एनी ऑफ हेलोजन, कोई भी हेलोजन आप कंसिडर करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहाँ पे क्या होती है? ज़्यादा होती है। सो इन पर्टिकुलर अल्काइल हलाइड में कार्बन जो होगा वो कार्बन डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, और एक्स जो है मतलब हेलोजन जो है वो हमेशा डेल्टा निगेटिव, मतलब निगेटिव चार्ज, पार्शियल निगेटिव चार्ज वो कैरी करेगा। इसलिए ये कहा जाता है कि अल्काइल हलाइड्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हो या सोल्यूबिलिटी हो, वट एवर इट में बी, वो हम जब अल्केन से कंपेयर करते हैं ना, सबसे पहले उनके बॉन्ड का नेचर आपको पता होना चाहिए कि कार्बन टू एक्स बॉन्ड मतलब कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड होगा, अगर क्या होगा वहाँ पे, कार्बन टू क्लोरीन होगा तो क्या होगा वहाँ पे, कार्बन टू आयोडीन तक अगर हम चले गए तो क्या होगा। नेचर ऑफ CX बॉन्ड जो है या नेचर जो है वो कार्बन टू हेलोजन बॉन्ड का जो नेचर है उसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स आते हैं। एक तो आप बॉन्ड लेंथ पे डिस्कशन करते हो, दूसरा आप बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिस्कशन करते हो, एंड थर्ड डिस्कशन जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट जो होती है उसका डिस्कशन वहाँ पे होता है, दैट्स इट। तो वही नेचर ऑफ CX बॉन्ड वहाँ पे होता है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि आपके टेक्स्ट बुक में वो दिया हुआ है अंडर द नेम ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो इट इज़ वन एंड द सेम। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो कार्बन टू F में कैसे है, कार्बन टू Cl में कैसे है, कार्बन टू Br में कैसे, और कार्बन टू I में वो कैसे है, इट इज़ वन एंड द सेम। तो होपफुली आपके ये समझ में आया होगा, एंड देन वी विल नाउ मूव टुवर्ड्स आवर बेसिक physical properties which is boiling point and solubility. they are very very important. ये points अगर आपके समझ में आ गए हैं तभी जाके आप क्या कर सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी पे कमेंट कर सकते हो। अल्काइल हलाइड की बॉइलिंग पॉइंट, अल्काइल हलाइड की सोल्यूबिलिटी अगर आपसे किसी ने पूछ ली और वो कंपेयर करनी पड़ती है, कभी कभी आपको अल्केन से कंपेयर करना पड़ता है, अल्केन से अल्काइल हलाइड का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना पड़ता है, या अल्केन से अल्काइल हलाइड की सोल्यूबिलिटी कंपेयर करनी पड़ती है। ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, जब कंपैरिजन का पार्ट आता है तो दिया हुआ पूरा मटेरियल आपको बहुत काम में आएगा। सिर्फ 3 पॉइंट्स यहाँ पे याद रखो। नेचर ऑफ CX बॉन्ड में आपको क्या करना है, बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड लेंथ कार्बन टू फ्लोरीन से लेके कार्बन टू I तक इंक्रीज़ हो रही है, इट इज़ बिकॉज हेलोजन की साइज़ इंक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कार्बन टू फ्लोरीन से लेके कार्बन टू आयोडीन तक बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। मतलब कौन सा बॉन्ड जल्दी टूटेगा, कार्बन टू आयोडीन का जो बॉन्ड है वो बहुत ही जल्दी वहाँ पे ब्रेक होगा, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन टू फ्लोरीन में ज़्यादा है और कार्बन टू आयोडीन में वहाँ पे कम हो चुकी है। नेक्स्ट अगर हम आप यहाँ पे देखो तो ऐसा क्यों हुआ है, तो सिंपल से आंसर वहाँ पे देने हैं आपको कि इन केस ऑफ कार्बन टू फ्लोरीन बॉन्ड, ठीक है, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे ओवरलैप विथ ईच अदर। मतलब यहाँ पे 2sp3 है और यहाँ पे 2pz है, तो बहुत ही सिंपल है। तो अगर ये यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका क्या हो गया, सेम हो गया। और एक वहाँ पे रूल होता है कि अगर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऑर्बिटल जो है वो अगर ओवरलैप होते हैं तो उनका जो भी बॉन्डिंग वहाँ पे बनता है, उनका जो भी एक वहाँ पे स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए कार्बन टू फ्लोरीन की जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है और कार्बन टू आयोडीन के बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही वहाँ पे कम है, ठीक है। ये भी आंसर दे सकते हो। और इन आइदर केस आप ये भी आंसर दे सकते हो कि अगर फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक आपने देखा सो एटॉमिक साइज विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये आपने देखा है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक टेबल का स्टडी कर रहे हो राइट फ्रॉम 9th और 10th स्टैंडर्ड। सो ये तो कंफर्म होना ही चाहिए कि फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक वहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, एंड देयर बाय कार्बन टू
रिस्पेक्टिव क्लोरीन, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है। ये सारे पॉइंट्स जो है ये मैंने आप लोगों के लिए अभी डिस्कस किए हैं। एंड देन हम अब मूव करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में दो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेसिक हमें पढ़नी है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड, वी हैव टू कंपेयर इट विद द अल्केन, एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड. So let's see how boiling point of alkyl halide changes from right from carbon CF to Ci. अब देखो, चलो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका डिस्कशन हम अब करने वाले हैं। बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट पता है हमें कि हम डिफरेंट तरीके से या डेफिनेशन से बॉइलिंग पॉइंट को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। जो बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है वो इसी तरीके से है कि जहाँ पे अगर हम बोलो तो बॉइलिंग पॉइंट मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सब्सटेंस जो है वो बॉईल करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर बाद में ये देखा जाएगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेपर प्रेशर वो इक्वल होता है नहीं होता है, ये सारी जो बातें हैं ये वहाँ पे आएगी। बट दैट इज़ नॉट आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन. वी हैव टू नाउ फोकस ऑन हाउ बॉइलिंग पॉइंट द ट्रेंड एक्चुअल चेंजेस फ्रॉम इन अ अल्काइल हैलाइड. अल्काइल हैलाइड में कैसे वो ट्रेंड वहाँ पे चेंज होगा. देखो अभी यहाँ पे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आर कंसिडरेबली हाइयर दैन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन. बिल्कुल सही है, करस्पॉन्डिंग अल्केन की बात हम कर रहे हैं. सपोज अगर मैंने कहा आपको कि यहाँ पे CH4 है, इसका क्लोरीनेशन वगैरह किया है, यहाँ पे हमने CH3Cl किया, तो यहाँ पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वहाँ पे डिफ़र होगा. मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा और जो आपका मिथाइल क्लोराइड फॉर्म हुआ है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाइयर होगा, ज़्यादा होगा. अब ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये हम देखेंगे बाद में. अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट, बेसिकली ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिकॉज सेंटेंस आपको दिए जाते हैं. सेंटेंस में करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना होता है. तो ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड में आपको वो पूरे क्या करने हैं, लिखने हैं. अब यहाँ पे मेरे साथ ही आप क्या करते जाओ, जैसे मैं बोलती जाऊँगी वैसे आप वहाँ पे नोट्स बनाते जाओ. हायर पोलैरिटी एंड हायर मोलिकुलर मास सीन इन अल्काइल हैलाइड. ये ऐसा क्यों हो रहा है कि अल्काइल हैलाइड जो होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और करस्पॉन्डिंग अल्केन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है. अल्काइल हैलाइड में आपको पोलैरिटी ज़्यादा दिखाई देती है बिकॉज वहाँ पे कार्बन टू हैलोजन बॉन्ड होता है, तो पोलैरिटी डेवलप होने के चांसेस है. इसलिए कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और जो भी क्लोरीन या व्हाटएवर जो भी हैलोजन होगा उस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा. सो ये यहाँ पे पॉइंट है. ये जो पॉइंट है इसका रीज़न यहाँ पे दिया है. और मोलिकुलर मास भी क्या हो जाता है, अल्काइल हैलाइड में हाइयर हो जाता है. मोलिकुलर मास हाइयर क्यों होगा, अब आप खुद देखो यहाँ पे कि CH4 है, यहाँ पे CH3Cl है, ठीक है. हाइड्रोजन को हटा के आपने एक हैलोजन वहाँ पे ऐड किया है. अब Cl का अगर आप देखो तो 35.5 ये मास वहाँ पे है, एटॉमिक मास. अगर क्लोरीन का आपने देखा तो वो ज़्यादा है. वैसे अगर ब्रोमीन, आयोडीन की अगर आप बात करो तो वो तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है. सो अगर हम देखें तो दो पॉइंट्स की वजह से अल्काइल हैलाइड शो मोर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग अल्केन. फर्स्ट ऑफ ऑल पोलैरिटी इज सीन इन अल्काइल हैलाइड, हेंस ड्यू टू पोलैरिटी कार्बन कैरीज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हैलोजन जो भी रिस्पेक्टिव हैलोजन होगा वो कैरीज अ पार्शियल निगेटिव चार्ज. सेकेंड रीज़न ये है कि इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड मोलिकुलर मास इज हाइयर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्केन बिकॉज हैलोजन वहाँ पे आप ऐड कर रहे हो, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो. हाइड्रोजन कितना होता है, कितना छोटा है वो, उसका मास भी बहुत कम है. तो उसको रिप्लेस करने के बाद आप वहाँ पे क्या ला रहे हो, एक हैलोजन ला रहे हो जिसका एटॉमिक मास ऑलरेडी ज़्यादा है. तो इस वजह से अल्काइल हैलाइड का मोलिकुलर मास क्या होगा, ज़्यादा होगा. और ये दो रीजंस ऐसे हैं, ये और ये दो रीजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल हैलाइड का बढ़ जाता है इफ़ यू कंसिडर और इफ़ यू कंपेयर इट विद द करस्पॉन्डिंग अल्केन. मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट. ये जो बॉइलिंग पॉइंट का ये जो ये दिया है, सीक्वेंस दिया है, ये सीक्वेंस को आपको याद रखना है. कैसे, देखो RI
ग्रेटर देन RBr, ग्रेटर देन RCl, ग्रेटर देन RF। अब RI में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको RI में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ये देने के लिए आपके पास दो फर्म रीजंस है। बिकॉज अगर आप देखो तो हमने देखा था कि बॉन्ड लेंथ वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है इन केस ऑफ RI। तो अगर उस तरीके से देखो तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे आयोडीन जो है वो आयोडीन यहाँ पे आपको मिला है। आयोडीन की वजह से हुआ क्या है, वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास एकदम से बढ़ गया। ठीक है, जो भी रिस्पेक्टिव अल्काइल आयोडाइड होगा उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से क्या हुआ है, वहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जैसे ही बढ़ता है वैसे आपका वंडरवाल फोर्स जो है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। बहुत पुराने सब ये पॉइंट्स है, बहुत बेसिक से पॉइंट्स है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का स्टडी आपने किया है। मॉलिक्यूलर मास जैसे बढ़ता है, एटॉमिक साइज जो है वो जैसे बढ़ती है, वैसे वंडरवाल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड, वंडरवाल फोर्स की भी ग्रेविटी वहाँ पे बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी वजह से RI जो है उसका मतलब अल्काइल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, देन अल्काइल ब्रोमाइड का, देन अल्काइल क्लोराइड का, एंड देन लास्ट में अल्काइल फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। देखो इसका रीज़न यहाँ पे दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल्स फोर्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ हेलोजन। साइज़ भी इंक्रीज़ हो रही है। यहाँ पे हेलोजन देखो, आप हर जगह पे हेलोजन देखो, आयोडीन की साइज़ कितनी बड़ी है और मास भी इसकी वजह से, आयोडीन की वजह से ही अल्काइल आयोडाइड का मास क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है देन अदर अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, सो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि आयोडीन के जो डेरिवेटिव होते हैं, मतलब आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है और अल्काइल फ्लोराइड्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। अल्काइल आयोडाइड का क्यों ज़्यादा है? बिकॉज वहाँ पे हेलोजन की साइज़ भी बढ़ चुकी है और हेलोजन की वजह से जो रिस्पेक्टिव अल्काइल आयोडाइड है उसका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ चुका है। तो अगर मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रहा है, अगर वहाँ पे हेलोजन की साइज़ भी बढ़ रही है तो वंडरवाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, बढ़ता है। और वंडरवाल्स फोर्स भले ही वो वहाँ पे बहुत कम फोर्स होगा, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा करके वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में वहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। इसलिए RI का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा एंड देन RF का होगा। नेक्स्ट देखो, अब ये तो नॉर्मल हमने देख लिया, अल्केन और अल्काइल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उनकी कंपैरिजन हमने देखी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स। आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड जो होते हैं, आइसोमेरिक मतलब वहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सेम होगा, स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट, स्ट्रक्चर जो होते हैं वो वहाँ पे डिफरेंट बनते हैं। देखो अब क्या दिया है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। ब्रांचिंग जैसे 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 वहाँ पे बढ़ जाती है वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता जाता है, कम होता जाता है। सरफेस एरिया क्यों दिया है, देखो सरफेस एरिया डिक्रीजेस ऑन ब्रांचिंग, वंडरवाल्स फोर्सेस डिक्रीजेस। सरफेस एरिया डिक्रीज अगर हो रहा है तो वंडरवाल्स फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात कर रहे थे वो भी ब्रांचिंग में कम लगेगा, इसलिए ब्रांचिंग में बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे कम होता है और स्ट्रेट चेन अल्काइल हैलाइड जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे ज़्यादा होता है। जस्ट एक एग्जांपल मैंने लिया है जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, वही एग्जांपल आपको देना पड़ेगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड जो है उस पर कमेंट करना अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो ये पॉइंट्स और आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड का अलग पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। आप चाहो तो दूसरा भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो, बट एज इट इज़ गिवन इन अ टेक्स्ट बुक मैंने वो आपको दिया है। देखो C4H9Br, मतलब वहाँ पे ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है उसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, मतलब ये आइसोमेरिक फॉर्म्स है। C4H9Br के आइसोमेरिक फॉर्म्स आपके सामने हैं। फर्स्ट फॉर्म में देखो कुछ नहीं है, वहाँ पे स्ट्रेट चेन अल्काइल हैलाइड वहाँ पे है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट नियर अबाउट 375 to 376 तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये जो 2 ब्रोमो मतलब ब्रांचिंग हुआ है, सेकेंड कार्बन पे वहाँ पे ब्रोमीन अटैच हुआ है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, वहाँ पे 364 वहाँ पे उन्होंने दिया है, 364 केल्विन। अब यहाँ पे और ब्रांचिंग बढ़ गए,
बीच वाला जो कार्बन है उसमें 2 ब्रांचेस वहाँ पे आ गए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 346 केल्विन आ गया। मतलब वो सही है कि जैसे जैसे वहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ता है ना, वैसे वैसे सरफेस एरिया कम हो जाता है। ऑब्वियसली ऐसे आप अल्काइल हैलाइड को स्प्रेड करके रखो और वही अल्काइल हैलाइड को आप ब्रांचिंग में रखो, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम है, इसका मतलब वान डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। जल्दी से जल्दी वो जो पर्टिकुलर ब्रांचेस है उनको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज वान डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड भी वहाँ पे कम लगेगा। वेरा स्ट्रेट चेन अल्काइल हैलाइड्स में वान डर वाल्स फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा लगेगा। जैसे हमें अल्केन्स में भी देखा था, देखो कि वहाँ पे स्ट्रेट चेन अल्केन है, ब्रांच्ड अल्केन है, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था और सेम पॉइंट के साथ ही हमने वो वहाँ पे कवर अप किया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन में जब आपको पढ़ा रही थी, सेम अप्लाई करना है यहाँ पे भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में भी, ठीक है। सो ये था फर्स्ट पॉइंट है आपका, मतलब कौन सा है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद आता है पॉइंट सोल्यूबिलिटी का, ठीक है। बट सोल्यूबिलिटी को वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम नंबर 10.2 उन्होंने दिया है, पेज नंबर 216 पे उन्होंने वहाँ पे दिया है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। देखो ये वहाँ पे आप टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक निकालने के लिए मैं 2 मिनट आपको देती हूँ। टेक्स्ट बुक में 216 पेज नंबर 216 पेज नंबर आपको निकालना है। यहाँ पे उन्होंने आपको दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, 10.2 वाला। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स जो है उसके इसमें आपको क्या करना है, अरेंज करना है। अब देखो ब्रोमोफॉर्म दिया है, क्लोरोइथेन दिया है, क्लोरोमीथेन दिया है, डाई ब्रोमोमीथेन दिया है एंड ब्रोमोमीथेन दिया है। ये जो पॉइंट है, सॉल्यूशन जो उन्होंने दिया है ना, वो एक बार आपको सिर्फ क्या करना है, बाद में पढ़ना है। ऑब्वियसली वो डिस्कशन मैं करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में, बट यू हैव टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मतलब बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज हो रहा है, ये मैंने बता दिया आपको, बट यू हैव टू गिव एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेवल पे थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। सॉल्यूशन जो दिया हुआ है उन्होंने, वो सॉल्यूशन पे रीड करने के बाद खुद वो आंसर वहाँ पे तैयार करने की कोशिश करो कि हम सीक्वेंस कैसे लगा सकते हैं। उन्होंने मांगा है आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर से, आप डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर से भी वहाँ पे दे सकते हो। बहुत सिंपल है, बट बेसिक पॉइंट मेरा ये है कि जितना हमने पढ़ा है अभी कि बॉइलिंग पॉइंट ये हमारी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी थी, उसके पहले हमने नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में भी काफ़ी पढ़ा, बॉन्ड लेंथ डिस्कस की, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिस्कस किया, डाइपोल डिस्कस नहीं किया है, डाइपोल दिया हुआ है बट डाइपोल का डिस्कशन नहीं है इसलिए मैंने वो लिखा नहीं है। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन हम कर रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें बॉइलिंग पॉइंट का मैंने आपको बता दिया है। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली एक ग्रॉस, अगर आप सेंट्रल मीनिंग उसका निकालो तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल हैलाइड का ज़्यादा होता है और अल्केन का कम होता है। अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है, इट इज़ बिकॉज ऑफ पोलैरिटी एंड इंक्रीज्ड मोलिकुलर मास, ठीक है। देन मूविंग टुवर्ड्स आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड। आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड में जैसे ही ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा। अब ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ क्यों होगा, थोड़ा सा सोचो। ब्रांचिंग जैसे बढ़ती है ना तो सरफेस एरिया वहाँ पे कम लगता है और वहाँ पे वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन